हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं NCS ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार दास स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। पिछला वीडियो जो था वो पार्ट 4 था फिजिक्स के चैप्टर 1 क्लास 10th के, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। आज मैं ये 5वां वीडियो लेकर के आया हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए आइए। उस दिन हम लोग जो पढ़े थे वो पार्श्व विपरिवर्तन तक पढ़े थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करने के लिए दिए थे, होमवर्क करने बोले थे आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क अच्छे से किए होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर सही से दिए होंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आइए एक न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दर्पण। दर्पण से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो दर्पण क्या है, सबसे पहले कि दर्पण क्या है। तो देखिए, दर्पण जो है वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित होती है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। वह चिकनी और चमकीली सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, और चमकीली होनी चाहिए, ठीक, जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या कर सके, परावर्तित कर सके। माने चिकनी सतह होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, और जब उस पर लाइट पड़े तो लाइट पड़ने के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो सके, ठीक है। तो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, उस सतह को कहते हैं दर्पण। लेकिन उसका एक भाग जो होता है, ठीक, एक सतह जो होता है वो रजतित होता है, यानी कि पेंट किया हुआ रहेगा, ठीक, पेंट किया हुआ रहेगा। जैसे हम उस दिन बताए थे कि आप आईने को जब शीशे को तोड़िएगा तो उसके पीछे देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है। तो उसी तरह से उसका एक सतह जो है, ऊपरी सतह जिस पर हम देख पाते हैं वस्तु को, वस्तु की प्रतिबिंब को देख पाते हैं, और एक सतह उसके पीछे होती है जो पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो आईने के पीछे पेंट होती है। तो अगर हम पेंट कर देते हैं किसी शीशे को तो प्रकाश परावर्तित नहीं हो, मतलब कि प्रकाश जो है वो निकल जाती है। अगर हम शीशे को एक सतह पेंट कर दें तो प्रकाश क्या होगी कि बाहर निकल नहीं पाएगी और वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं एक सतह रजतित होना, यानी कि एक तरफ पेंट कर देना, ठीक है। तो दर्पण क्या है, तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है। याद रखिएगा कैसे परावर्तित करती है, नियमित रूप से, ठीक। तो एक बार फिर से, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को अपवर्तित करती है, और साथ ही एक सतह जिसकी एक सतह रजतित होती है, पेंट की हुई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आइए दर्पण के प्रकार। तो देखिए, दर्पण के यहाँ मैंने 3 प्रकार लिखे हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, ठीक। किंतु आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पर गोलीय दर्पण के पाठ को पढ़ना है। समतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने
समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ी थी ना, तो हम समतल दर्पण पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया जाता है। गोलीय दर्पण का एक भाग अवतल दर्पण कहलाता है और दूसरा उत्तल दर्पण कहलाता है। याद रखिए, गोलीय दर्पण को ही दो भाग में बांटते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हमने कहा गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या है? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर परावर्तक सतह इधर है। ठीक, यहाँ पर परावर्तक सतह ये वाली है, दिख रही है आपको? एक मिनट, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, परावर्तक सतह जो है ये वाली है। और आप देख लीजिए, तो ये एक खोखला गोला है, खोखला दर्पण है, गोलीय दर्पण है ये खोखला। और इसका एक भाग क्या होनी चाहिए? गोलीय होनी चाहिए। तो देखो, ये गोलीय है, गोल है पूरा, तो एक हिस्सा इसका क्या है? गोलीय। परावर्तक सतह क्या है? गोलीय। तो ये क्या है? पूरा का पूरा गोल है और उसका परावर्तक सतह गोलीय भाग का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इधर देखिए, बाहर से पेंट किया हुआ है, बाहर से पेंट किया हुआ है और इसमें अंदर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, अंदर से पेंट किया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या देखे? रुक जाओ। तो हम लोग क्या देखे कि गोलीय दर्पण जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल, जिसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। तो इसका परिभाषा याद होनी चाहिए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण कहलाती है। तो आइए अब जानते हैं अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको समझाने से पहले आपको एक सी चीज़ समझनी चाहिए, और वो क्या है वो तो दिखाते हैं। रुक, थोड़ा वेट करें। देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, एक केंद्र लिए, केंद्र यहाँ पर रख दिए, इस कंपास के सुई को अब इसके तरफ हम घुमा देंगे। तो ये क्या बन गया? वृत्त बन गया, वृत्त बन गया। आप जानते हैं कि इस वृत्त का एक त्रिज्या होता है, जरूर होता है ना? वृत्त का एक त्रिज्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे आप, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, इसी को अगर हम दो टुकड़ा कर दें, इसी को अगर हम दो टुकड़ा कर दें तो ये कुछ अलग ढंग से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दो टुकड़ा कर दें तो ये कुछ अलग ढंग से दिखाई पड़ेगा। देखिए, चलिए इसको दो टुकड़ा करते हैं। कर दिए, तो देखिए, जब दो टुकड़ा किए
तो एक बात बताइए, ये भी तो त्रिज्या है, यहाँ से ये भी तो त्रिज्या है। यानी गोल दर्पण को जब दो टुकड़ा किया गया तो एक भाग उधर चला गया और एक भाग इधर चला गया। उसके पास भी एक अपनी त्रिज्या है और इसके पास भी एक अपनी त्रिज्या है। क्या है बाबू? तो त्रिज्या है। ठीक है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है उत्तल और अवतल दर्पण का। ये गोलीय दर्पण ही टूटता है तो उसके बाद ये अवतल बन जाता है और एक उत्तल बन जाता है। समझ में आ गई? चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है। यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने बनाया दर्पण। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इस दर्पण का बाहर वाला हिस्सा को पेंट कर देंगे। बाहर वाला हिस्सा को रजतित कर देंगे। ठीक। अब देखिए जरा इसको समझिएगा, जिधर पेंट किए उधर प्रकाश नहीं टकराएगी। मतलब है कि प्रकाश इस सतह से टकराएगी। तो ये एरिया प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि दर्पण के जिस हिस्से पर प्रकाश की किरणें टकराती है या परावर्तित होती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराएंगी। इस साइड हमने पेंट कर दिया तो प्रकाश की किरणें यहीं तक आएंगी, उधर जा नहीं पाएंगे। तो प्रकाश की किरणों को हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आई और टकराने के बाद लौट रही है। समझ में आ रहा है? उधर नहीं निकल पा रही है। तो परावर्तक सतह कौन है? ये वाला, ये हिस्सा कौन है? परावर्तक सतह। तो जरा देखिए ध्यान से, ये धंसा हुआ है कि नहीं? धंसा हुआ है। तो एक इस दर्पण की परावर्तक सतह क्या दिख रही है आपको? धंसा हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई, देखिए यहाँ पर अंदर धंसा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे दिए? अवतल दर्पण दे दिए। ठीक। क्या नाम दे दिए? अवतल दर्पण दे दिए। अब आइए यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये उभरी हुई रहेगी, धंसी हुई नहीं रहेगी, उभरी हुई। जैसे मान लीजिए एक मैंने दर्पण लिया। ठीक। एक दर्पण लिया और इसके इस भाग को मैं काट दिया। ठीक। अब ये देखिए क्या बन गया? एक दर्पण है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसको बाहर से कलर किए थे, इसको अंदर से धंसा हुआ भाग को कलर करेंगे। धंसा हुआ भाग को कलर करेंगे। तो बताइए चिकनी सतह इधर आ गई। चिकनी सतह क्या लग रही है? उठी हुई लग रही है, बाहर निकली हुई लग रही है। यहाँ पर अंदर की ओर धंसी हुई थी, यहाँ पर निकली हुई है। तो जब निकला हुआ भाग है उसको कहते हैं उभरी हुई है। क्या है? उभरी हुई है। तो ये उभरी हुई है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, यहाँ से लाइट टकराएगी तो ये परावर्तक सतह हो जाएगी। तो इसका परावर्तक सतह देखिए बाहर की ओर निकली हुई है, यानी उभरी हुई है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आसानी से समझ जाइएगा, परावर्तक सतह धंसी रहेगी तो अवतल, परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली रहेगी तो
उत्तल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि गोलीय दर्पण के विभिन्न पद क्या हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अवतल और एक होते हैं उत्तल। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक, हम अवतल दर्पण को ले रहे हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण की बात करेंगे। देखिए ये क्या है कि ये जो हम लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन खींच रहे हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, रजतित कर देते हैं उधर से। अवतल दर्पण है तो परावर्तक सतह धंसी रहेगी तो बाहर पेंट, और उत्तल दर्पण रहता तो अंदर पेंट करते तो परावर्तक सतह उभर जाती, तो अंदर पेंट बाहर पेंट कर दिए। ठीक, देखिए ये जो मेन लाइन हमने टाना, आप जानते हो कि यहाँ पर इसका केंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सुई रखा था, याद है, और यहाँ से इसको घुमाया था, तो ये गोल घूम जाएगी कि नहीं? ये गोल घूम जाएगी। तो हम तो आधे लिए हैं, तो बताइए केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या, त्रिज्या हो गई। तो ये दर्पण की भी तो त्रिज्या है, ये अवतल दर्पण की तो त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जहाँ पर त्रिज्या टच करेगी दर्पण को, उसे ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए पी लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंटर है, सी है, और यहाँ पर ध्रुव है, यानी यहाँ केंद्र है। तो इस केंद्र का नाम क्या होगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का जो केंद्र है, जहाँ से हमने सुई रख करके इसको बनाया था, उस केंद्र का नाम है वक्रता केंद्र। और जहाँ पर वक्रता केंद्र से निकलकर त्रिज्या दर्पण से जा कर के मिलती है, उस पार्ट का क्या नाम है? ध्रुव है। अब ऊपर वाले पार्ट को एम कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को एम डैश कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है, इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण की चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो देखिए दर्पण चौड़ा कितना है, तो यहाँ से लेकर के दर्पण यहाँ तक है, यानी ये चौड़ाई है दर्पण की। ठीक है, तो दर्पण की चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ रही है? ये क्या है? दर्पण का द्वारक है, ये वाला। ठीक, अब देखिए ये हो गया केंद्र, समझ में आ गई। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मैग्निफिकेशन, ये हो गया आपका द्वारक। ठीक, अब हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या हो गई, हाँ हो गई, दर्पण का द्वारक हो गया मुख्य अक्ष, अक्ष बताए थे कि जो हम केंद्र से होकर के लाइन लेके जा रहे हैं, इस लाइन का ही नाम है अक्ष। समझ में आ रही है? इस लाइन का ही नाम है अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष है, ध्रुव बता दिए और वक्रता केंद्र बता दिए। जो केंद्र है वक्रता केंद्र, ध्रुव जहाँ पर वक्रता केंद्र से होने वाली अक्ष दर्पण से मिलती है, ध्रुव है। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या, केंद्र से होकर के ध्रुव तक जाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या। अब आता है फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, इसको साइड करते हैं और एक और दर्पण बनाते हैं, जिससे आपको फोकस और फोकस दूरी समझ में आ जाएगी। चलिए एक दर्पण और बना दिए, अवतल दर्पण ही बनाए हम। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रजतित कर दिए, फिर से, है ना, रजतित कर दिए। अब पहले क्या तानेंगे? तो अक्ष, ये क्या है? अक्ष है। यहाँ पर क्या था बाबू? तो यहाँ पर सी था, केंद्र था। ठीक, और यहाँ पर क्या था? पी यानी ध्रुव था। यहाँ पर यम था, यहाँ पर यम डैश था। समझ में आ गई? अब देखिए
जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष कौन है? ये वाला, ये क्या है? अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी, देखिए मुख्य अक्ष है ना ये वाला, यहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ पर एक बिंदु बना रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरती है तो वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। यानी कि ये क्या है? फोकस है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है फोकस दूरी की। यहाँ पर क्या बात हो रही है? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या है? तो देखिए, फोकस दूरी है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी ध्रुव कहाँ से चालू हो रहा है? पी से। फोकस कहाँ ख़त्म हो रहा है? एफ पर। तब पी से एफ की ओर जब जाएंगे, पी से एफ की ओर या फिर एफ से पी की ओर, तो ये जो दूरी है बाबू, ये जो आप दूरी देख रहे हो, इस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? हमने वहाँ क्या बताया था? वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो इसको, ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या, यहाँ नहीं लिखे थे, फिर से लिख देते हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या? ओह सॉरी, उधर लटीपो, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये फोकस दूरी है, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दर्पण सूत्र को जब सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे, तो वहाँ पर ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमने जैसा कि बताया, ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसको कहते हैं? प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है अक्ष के, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, उसको तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जिनका बेसिक अच्छा है उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जिनका बेसिक नहीं अच्छा है, उसके लिए मैं कहूँगा कि वीडियो को आप बार बार देख करके समझने का प्रयास करिए। अगर समझ गए तो अगला टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।